खबरें तफसील से। अमरावती में बंद के दौरान मोर्चे में शामिल बीजेपी लीडरों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस ने बीजेपी के कई लीडरों के घरों पर छापे मारे हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने साबिक वजीर ज़राअत व बीजेपी लीडर अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के तर्जुमान शिवराई कुलकर्णी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक बीजेपी के 13 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। आज मजीद बीजेपी लीडरों की गिरफ्तारी का इम्कान है। बंद और तशद्दुद के सिलसिले में अब तक शहर में 15 FIR दर्ज की गई हैं। अब तक 50 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजेपी ने बोंडे और अपने दीगर कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो सांप्रदायिक दंगे हुए, इसके पीछे पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार है और वे गिरफ्तारी कर रहे भाजपा नेता की। कैसा दोगलापन है, कैसी विडंबना है। इनके खुद के शिवसेना के नेता जो त्रिपुरा में घटना घटी ही नहीं, उसे घटी है दिखा करके लोगों को उकसाने वाला भड़काऊ भाषण करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वहीं अमरावती में हालात पुरअमन है। आज कहीं से भी पुरतशद्दुद वाक़े की कोई खबर नहीं है। दफा 144 4 रोज से नाफिज है। इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। शहर के हसास इलाकों में पुलिस का गश्त जारी है। देर असना एहतियात बरतते हुए नागपुर में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया ने अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मालेगांव शहर में जुमे के दिन ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और रजा एकेडमी की जानिब से तिरुपुरा तशद्दुद के खिलाफ बंद बनाया गया था। इस दौरान हुए पथराव के बाद पुलिस की जानिब से 7 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक 25 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में रवाना किया है। जिला एसपी सचिन पाटिल का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के जरिए की गई शूटिंग की मदद से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। दूसरी जानिब जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, उनके वकला का कहना है कि बेजा गिरफ्तारियां हैं और उन पर आयद करदा दफात का इस वाकये से कोई लेना देना नहीं है। इसमें अब तक हमने 22 लोगों को अरेस्ट करके माननीय कोर्ट के सामने पेश किया है। इसके तहत और 5 लोगों से अभी फ़िलहाल पूछताछ चल रही है। इसमें जो भी पुलिस को एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें अहम था सीसीटीवी फुटेज कवरेज है, उसके साथ जो वहाँ पे कैमरे अलग अलग थे, उसमें जो दिख रहे थे, जो इंसिडेंट्स दिख रहे, उसके आधार पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने नारे लगाए, उसी के साथ जिन्होंने लोगों को उकसा के ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करवाई हैं, उनके ऊपर फ़िलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें ऑर्गेनाइजर्स जो है उनका भी लीगलिटी जो है, क्योंकि ये रैली जो थी उसके लिए परमिशन नहीं थी। परसों जो मालेगांव में वाक़या हुआ रोड के ऊपर, पुलिस ने अलग अलग क्राइम्स रजिस्टर किए। उसमें आज 22 आदमियों को अरेस्ट करके लेके आए थे, जिनके ऊपर दफ़ा 307 पुलिस को मारपीट की, 353 फसादात के सेक्शन, सरकारी माल मत्ते में नुकसान किए थे, तमाम सेक्शन लेके यहाँ पर मैक्सिमम मुस्लिम अफराद रहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी प्रोजेक्टेड सिटी है, इसलिए इन्हें बदनाम करने के लिए ये हाई प्रोफाइल ऑफिस रजिस्टर किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर एबीवीपी और आयसा तलबा तंजीम के धड़ों के दरमियान तसादुम हुआ। एबीवीपी ने इल्जाम लगाया कि जब वो यूनिवर्सिटी में मीटिंग कर रहे थे तो आयसा से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने आकर उनके साथ मारपीट की। इल्जाम है कि कई तलबा जख्मी हुए हैं, जिसके बाद जख्मी तलबा को एम्स में इलाज के लिए भेजा गया है। मामला 14 नवंबर की रात तकरीबन 10 बजे का है। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की जानिब से शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अभी FIR दर्ज नहीं की गई है। देखिए, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो रूटीन बैठक होता है संडे को, वो चल रहा था स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर पे। और लोग 9:45 के करीब आए, लेफ्ट के लोग थे और बोले कि तुमने का बैठक कैसे करो, हमसे अनुमति क्यों नहीं ली। हमने बोला कि ऑलरेडी हमने जिसे अनुमति लेना था ले लिया था। बोले कि उसके बाद वो लोग नारेबाजी की, उसके बाद में जो लोग करते हैं शुरू से वो की। उसके बाद से अचानक हम लोगों पर टारगेट करके हमला कर दिया और हमें बुरी तरह चोट आई। हम और हमारे 2, 3, 4, 7, 8, 10 लोग और हैं। महिलाओं को भी मारा गया, बड़ी बेरहमी से लोग मारते हैं।
वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, तो हमको जान से मारने की टारगेट थी। कल हम लोगों की एक साप्ताहिक मीटिंग जेएनयू स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जो यहाँ का है उसमें हम लोग आयोजित किए थे। हम लोग अपनी मीटिंग प्रारंभ कर दिए थे। लेफ्ट के लोग आईएसआई एसएफआई डीएसएफ के लोग आते हैं, वो बाहर से घुसते हैं ढपली नारा लगाते हुए, एबीपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस एबीपी की कबर खुदेगी, जेएनयू की धरती पे, इस तरह के नारे लगाते हुए तो हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप बोलते हैं कि हमारा रूम है, हमारे काउंसलर हैं, हमारा प्रेसिडेंट है, हम इस यूनियन में हैं, तो आप इस रूम में मीटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, 1 घंटे की मीटिंग है, हमारा 12 काउंसलर उसी यूनियन में, 12 काउंसलर इलेक्टेड है हमारे भी, हम उनके बेसिस पे रूम में बैठे हैं और हमको 1 घंटे की मीटिंग करनी थी। आप उसके बाद जो भी उस रूम में जितना भी मीटिंग करना आप कर सकते हैं, लेकिन वो मानते नहीं, गाली गलौज करते हैं। दिल्ली एनसीआर फिजाई आलूदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा कि सिर्फ इश्तिहार के लिए रकम जमा किए जा रहे हैं। सीजेआई ने अपने हुक्म में कहा कि हलफनामे के मुताबिक फिजाई आलूदगी की अहम वजह धूल, ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री वगैरह है। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली हुकूमत ने कोर्ट में कहा कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। जब एनसीआर में लॉकडाउन लगेगा तब ही ये कारगर होगा। वहीं सीजेआई ने यह भी कहा कि वो मरकजी हुकूमत को कल हंगामी मीटिंग बुलाने का हुक्म देते हैं। प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से तीखे सवाल किए। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये तमाम जवाब जो हैं वो कागजों पर हैं। जमीनी हकीकत प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा क्या उठाया गया है वो बताएं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि डस्ट एक बड़ी वजह है, हालांकि इसको रोकने के लिए सड़कों पर मशीनें चलाई जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या 69 मशीनें जो दिल्ली में चल रही हैं उससे प्रदूषण दिल्ली में रुकेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की भी बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज फिर नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से यह कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। बहरहाल बुधवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने फिजाई आलूदगी के मामले में अपनी हुकूमत का दिफा किया है। गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है और इसके मुस्बत नतायज भी सामने आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की समस्या दिवाली के बाद बढ़ी है, पिछले 10 दिनों से प्रदूषण की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और इसलिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो जो प्रयास है वो कर रही है और उसको लेकर के, जैसे अभी आज से दिल्ली के अंदर सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थान बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन कार्य जो हैं वो सारे बंद कर दिए गए। दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तर में जो कर्मचारी, अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए। तो सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश, सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। वहीं माहौलियाती कारकुन विमलेंदु झा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है वो दुरुस्त है। विमलेंदु झा के मुताबिक दिल्ली हुकूमत ने अपने हलफनामे में क्यों नई बात या
तजवीज पेश नहीं की है। जहां के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी एक संजीदा मामला है जिस पर सियासत के बजाय ठोस इकदाम की जरूरत है। जहां ने फिलहाल फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन का वाहिद हल करार दिया है। बहुत ही एक साहसपूर्ण तरीके से और बहुत निर्णायक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि हम स्टबल बर्निंग के पीछे छिपने की आवश्यकता हमें नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं वायु प्रदूषण के, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हियरिंग में भी कहा है कि मुख्य मुद्दे दिल्ली के प्रदूषण के या दिल्ली के आसपास के एरियाज के प्रदूषण के, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के जो हैं वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों से जो प्रदूषण आता है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो एक्टिविटीज चल रहे हैं या रोड साइड डस्ट है उससे आता है, इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट बर्निंग है। ये सारे जो मुद्दे हैं जो कि लोकल डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जब तक हम इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बावजूद, सैटरडे को जब शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उनसे, उसके बावजूद आज के एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने फिर से वही गाना, वही स्टबल बर्निंग के बारे में चर्चा की, जो कि एक बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम एक एक्सट्रीम पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में हैं और मेन जो मुद्दा है उससे हम पूरे के पूरे देश को, पूरे की पूरी दिल्ली को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो आज कहना था कि लॉकडाउन के लिए वो तैयार है, लॉकडाउन हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि वही एक उपाय बचा है इस इमरजेंसी मेजर में। जिस तरह से हम AQI देख रहे हैं, आज सुबह भी AQI 380 के लगभग में हर जगह पे था और अगर बढ़ने के आसार हैं, इसमें लॉकडाउन ही एक उपाय बचता है। लेकिन लॉकडाउन से आप टेम्पररी सोल्यूशन पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं इस वायु प्रदूषण का। आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है जब तक वो नहीं ढूंढेंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से जहां एक तरफ तालीमी इदारे, तामीराती काम और दीगर सरगर्मियों पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी है, तो वहीं यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर बेहाल हैं। काम धंधा नहीं है तो रोटी कहाँ से खाएंगे? बैठे हैं घर पे, क्या करेंगे? यहाँ पड़े हैं रोड पे, तो यहाँ पे भी अब काम नहीं है तो खाना कहाँ से खाएंगे? हम क्या खाएंगे? दे रहे हम परदेश में काम के लिए आए हैं, नहीं मिल रहा खाने के लिए तो कहाँ जाएंगे? हैं? नहीं मिल रहा खाने के लिए, कुछ मदद मिल पाई आपको? नहीं, कुछ नहीं देता है, कोई नहीं देता है, कौन ठेकेदार नहीं देता है। और गांठ के तो जो मंजूरी कहे जो उनको मिल नहीं रहा है, वे जाके देख के लॉकडाउन लग गया, काय में दे पैसा? हाँ, वे यही बोलते हैं। पोजिशन ये कि काम पे जाते 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है जी, ये काम बंद हो गया। अब 3 दिन छुट्टी हो गई है, किराया नहीं, भाड़ा नहीं, कुछ नहीं। हम डेली हो जाते हैं पलवल से आना जाना। तो चलिए सीधा रुख करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो भोपाल में खिताब कर रहे हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण के लिए खपा दिया, वे जीवन भर आदिवासियों के जीवन के लिए सामाजिक संगठन के रूप में, सरकार में मंत्री के रूप में एक समर्पित आदिवासियों के सेवक के रूप में रहे। और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर, इसका सम्मान श्री मंगूभाई पटेल के खाते में जाता है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, एल मुरुगन जी, MP सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी सांसदगण, विधायकगण और मध्य प्रदेश के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने आए जनजातीय समाज के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन
पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और आज जब कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए आज के इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और मैंने जब गीत के शब्दों को बारीकी से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा शायद देश भर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। तो आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गुरु दिवस के मौके पर जनजातीय समाज के लोगों से खिताब किया और उन्हें अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुजाहिद आजादी बिरसा मुंडा की 146वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने बिरसा मुंडा को भारत की आजादी के लिए अहम मुहर्रिक करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपनी 25 साला जिंदगी को मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में सर्फ कर दिया था। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं पावन जयंती के आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मात्र 25 वर्ष की आयु में ही भारत की स्वाधीनता के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। यानी 1875 में जन्म होता है और सन 1900 में मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की कुटिलता का भी शिकार हो जाते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत की स्वाधीनता के लिए। लेकिन उनका एक बलिदान, उनका एक त्याग भारत की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया। और देखते ही देखते देश को आजाद होने में 47 वर्ष से भी कम समय की अवधि में भारत स्वाधीन हो गया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्ति मिल गई। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत के बाद बीजेपी हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किए। लखनऊ में मुनक्किदा प्रोग्राम में अखिलेश यादव ने सोशलिस्ट हीरो नाम की किताब की रोनुमाई अंजाम दी। तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट जो समाजवादी सरकार में बना था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। विद्यांचल में जो रोपवे बनी थी, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरू समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अब परमिशन नहीं दी है तो अब समाजवादी पार्टी सांकेतिक रूप से फूल चढ़ा करके उसका उद्घाटन करने जा रही है 16 तारीख को। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इंकलाब लाने वाला ब्रांड अमूल भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फवक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं अमूल की एक अनमोल कहानी। 2020 में कोविड-19 महामारी के बड़े प्रकोप के बीच अमूल ने चीन को करारा जवाब दिया। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ माहौल बना तो अमूल ने स्वदेशी का संदेश देने में देर नहीं की। अमूल ने ड्रैगन को बाहर का रास्ता दिखाने का सीधा संदेश दिया। मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अमूल ने आत्मनिर्भर होने की जरूरत पर भी जोर दिया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आइए नजर डालते हैं T20 आलमी कप में खेले गए कल के नताइज पर।